अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ की सेना में प्रचंड महायुद्ध हुआ। विश्वासराव, भाऊ साहेब, जनकोजी शिंदे ये सब बड़े पराक्रम के साथ लड़ रहे थे। दक्षिण से नाना साहेब पेशवा भी 40,000 सैनिकों की फौज के साथ उत्तर की तरफ निकल पड़े। ऐसा लग रहा था मराठी सेना ये युद्ध बड़े आसानी से जीत जाएगी, पर छत्रपति संभाजी पुत्र छत्रपति शाहू महाराज ने अपने पेशवा बाळाजी विश्वनाथ भट्ट की मृत्यु के बाद हाल ही में पेशवाई बाजीराव बड़लाल को सौंपी थी। बाजीराव अपनी मुहिम में सफलतापूर्वक खत्म कर रहे थे। उन्होंने उनका निवास सासवड़ से कायम स्वरूप पुणे में स्थापित कर लिया। इसी काल में 6 दिसंबर सन 1721 में पेशवा बाजीराव और उनकी पत्नी काशीबाई को पुत्र प्राप्ति हुई। उस समय काशीबाई वडगांव मावल के साते नाम के गांव में थी। इसी हर्षोल्लास और आनंद के चलते पेशवा बाजीराव ने संपूर्ण पुणे में मिठाई बांटी। स्वयं छत्रपति शाहू महाराज ने पुणे में भेंट देकर समारंभ और दान धर्म करवाया। पहले के जमाने में पोते को दादाजी का नाम दिया जाता था, इसीलिए बच्चे का नाम रखा गया बल्लाल, मतलब बाळाजी बाजीराव, और यही पुत्र आगे चलकर कहलाया नाना साहेब का उपनयन जनवरी सन 1728 में हुआ और उनका बचपन पुणे और सतारा में गुजरा। पुणे में रहने आने के बाद पुणे में पेशवाओं के लिए वाड़ा बने। इस नियोजन से पेशवा बाजीराव ने जनवरी सन 1730 में लाल महल के नजदीक की जमीन पर वाड़े के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और इसी काल में 11 जनवरी सन 1730 में नाना साहेब का विवाह वाई में गोपिका बाई के साथ हुआ। पेशवा बाजीराव अपनी मुहिम के चलते अक्सर बाहर रहते थे, इसलिए नाना साहेब को उनके साथ ज्यादा वक्त बिताते नहीं आए। उनके चाचा चिमाजी अप्पा उन्हें 10 से 11 साल की उम्र में ही सातारा में छत्रपति शाहू महाराज के दरबार में ले जाते थे। मराठी शाही में होने वाले कार्यभार, व्यवहार और बाकी घटनाएं अपनी आंखों के सामने देखकर नाना साहेब को राजतंत्र का ज्ञान प्राप्त हुआ। 15 से 16 साल की उम्र से ही वह चिमाजी अप्पा के साथ मुहिमों पर जाने लगे। इसी काल में उन्होंने पत्र व्यवहार, पत्रों के जवाब देना, रामायण और महाभारत के कुछ भाग, विदुर नीति, भगवद गीता, स्तोत्र पाठ, इन सब चीजों का अच्छा अभ्यास किया। परंतु नाना साहेब का सबसे बड़ा गुण था राज्य के हिसाबों का संपूर्ण ज्ञान। हर प्रांत के हिसाबों को मंगवाकर पैसों के लेन देन को अच्छे से स्वचालित रखने में वह माहिर थे। कुछ समय बाद ही मराठी साम्राज्य पर दुख का बादल फट पड़ा। एक मुहिम पर रहते हुए तबीयत बिगड़ने की वजह से 28 अप्रैल सन 1740 को रावेरखेड़ी में पेशवा बाजीराव का निधन हो गया। उस समय नाना साहेब और चिमाजी अप्पा कुलाबा में एक मुहिम पर थे। नाना उस समय बस 19 साल के थे। अगला पेशवा कौन होगा, यह सवाल स्वराज्य के सामने खड़ा था। इस पद के लिए रघुजी भोसले ने बाबूजी नाइक का नाम प्रस्तावित किया, पर एकदम छोटी उम्र से दरबार में ध्यान रखने वाले और राजनीति का उत्तम ज्ञान रखने वाले नाना साहेब को 25 जून सन 1740 को छत्रपति शाहू महाराज ने सतारा के राजवाड़े में पेशवा की पदवी सौंपी। बाजीराव जैसे पराक्रमी योद्धा की मृत्यु के बाद शत्रु की नजर अब स्वराज्य पर थी। पिता के निधन के कुछ दिन बाद ही नाना साहेब पर एक और शोक का बादल फट पड़ा। उनके एकमात्र आधार स्तंभ चाचा चिमाजी अप्पा भी 17 दिसंबर सन 1740 को चल बसे। इस वजह से 19 साल की आयु में राज्य कारभार का सारा भार और परिवार की सारी जिम्मेदारी नाना साहेब पर आ गई। परंतु अपने पिता की ही तरह राज्य विस्तार करने का लक्ष्य नाना साहेब ने पेशवा बनते ही निश्चित कर लिया। शोक से उभरने के बाद नाना साहेब ने सर्वप्रथम उत्तर में मुहिम छेड़ी। सन 1738 में बाजीराव ने भोपाल में निजाम को परास्त किया था। उस समय निजाम ने बादशाह से मालवा प्रांत के अधिकार लेने का कबूलीनामा दिया था, परंतु अभी तक वह अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे। सवाई जयसिंह की मदद से संधि करके नाना साहेब ने बादशाह से मालवा प्रांत के अधिकार और सूबेदारी मराठी साम्राज्य को हासिल करके दी। उसके बाद सन 1742 में 1/4 कर के लिए उत्तर में बादशाह का मुल्क अपने वर्चस्व में लेने का निश्चय नाना साहेब ने किया और उसके लिए सन 1742 में उन्होंने उत्तर में दूसरी मुहिम छेड़ी। बुंदेलखंड तक अपना वर्चस्व स्थापित करते हुए उन्होंने आगरा, इलाहाबाद, पटना और बंगाल प्रांत का 1/4 कर वसूलने का अधिकार दिल्ली दरबार से मांग लिया। इस काल में शनिवार वाड़े से एक खुशखबरी आई। 22 जुलाई सन 1742 को नाना साहेब और गोपिका बाई को पुत्र प्राप्ति हुई। परदादी राधाबाई ने बच्चे का नाम रखा विश्वास। सन 1744 में नाना साहेब ने उत्तर में तीसरी मुहिम छेड़ी। बुंदेल का 1/4 कर बिना किसी रुकावट के हासिल करने के लिए और इस प्रांत की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नाना साहेब ने झांसी और सागर में कायम स्वरूप लश्करी तल का निर्माण किया। बुंदेल की बगावत को खत्म करने के लिए सन 1746 में जयपुर पर हमला कर दिया। बीच में
कर्नाटक में मुहिम पर रहते वक्त गोपिका बाई को फिर से पुत्र प्राप्ति हुई। 16 फरवरी सन 1745 को कर्नाटक में सवनूर में जन्मे इस बालक का नाम रखा गया माधवराव। सन 1748 में नाना साहेब ने फिर से उत्तर में मुहिम छेड़ी। नाना साहेब के मुहिम पर व्यस्त रहते वक्त सतारा के दरबार में लोगों ने उनके विरुद्ध शाहू महाराज के कान भरना शुरू कर दिया। इस विरोध से तंग आकर 9 मार्च सन 1747 को नाना साहेब को पेशवा पद से हटा दिया गया। छत्रपति शाहू महाराज नाना साहेब को अपने पुत्र की तरह मानते थे। उन्होंने 10-11 साल की उम्र से ही नाना साहेब की राजनीति में दिलचस्पी देखी थी। नाना साहेब ने बिना किसी शिकायत के पेशवा पद त्याग दिया, पर नाना साहेब के जैसा पेशवा पद के लिए सक्षम एक भी व्यक्ति न मिलने से 13 अप्रैल सन 1747 को शाहू महाराज ने फिर से उन्हें पेशवा पद बहाल कर दिया। उसके बाद नाना साहेब ने तुरंत कोंकण में वर्चस्व स्थापित करने का इरादा रखने वाले पुर्तगालियों के विरुद्ध मुहिम छेड़ दी। इस समय सदाशिवराव भाऊ कर्नाटक मुहिम पर थे। पेशवा विरोधक कुछ छोटे सैनिकों के विरुद्ध आजरा में सदाशिवराव भाऊ ने युद्ध जीता। सदाशिवराव ये चिमाजी अप्पा के पुत्र अर्थात नाना साहेब के चचेरे भाई थे। उनके कर्नाटक के पराक्रम की वजह से ही वहां का अधिकांश भाग उन्होंने मराठी साम्राज्य में विलीन कर लिया। सन 1749 में छत्रपति शाहू महाराज की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने नाना साहेब को सातारा बुला लिया। अपने उपरांत राज्य कारभार की सूची तैयार करवा ली। अपने गुजरने के बाद राज्य और प्रजा को संभालने वाला कोई और सरदार अथवा विश्वासी व्यक्ति न होने की वजह से शाहू महाराज ने नाना साहेब से आगे पेशवाई भट्ट घराने को कायम स्वरूप वंश परंपरा के रूप में सौंप दी और सारे कार्यभार का जिम्मा पेशवा को सौंप दिया। 15 दिसंबर सन 1749 को शाहू महाराज का सतारा में निधन हो गया। शाहू महाराज का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए नाना साहेब ने कोल्हापुर की रानी ताराबाई और राजाराम के पोते राजाराम द्वितीय को सतारा की गद्दी पर बिठाकर राज्याभिषेक किया। फिर बाकी की सारी व्यवस्था करके नाना साहेब पुणे वापस आ गए। सन 1748 से ईरान के अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर दौरे करने शुरू कर दिए। पूरे हिंदुस्तान में पेशवाओं के व्यतिरिक्त अब्दाली का सामना कर सके ऐसा कोई नहीं था। इसी कारण बादशाह मोहम्मद शाह ने पेशवाओं से संधि कर ली। इस संधि के मुताबिक बादशाह और दिल्ली की सत्ता की रक्षा के बदले में मुगल सल्तनत में मराठी सैनिक 1/4 कर और सर देशमुखी वसूल कर सकेंगे, ऐसा आश्वासन दिया गया। सन 1752 में नाना साहेब ने निजाम को हरा दिया। उस समय भाल्की के संधि के वक्त हम तुम्हारे शत्रु शिवाजी महाराज के शिष्य हैं, ऐसा संबोधन नाना साहेब ने निजाम को किया। सन 1753 से नाना साहेब ने कर्नाटक में मुहिमें छेड़नी शुरू कर दी। 1753 में उन्होंने धारवाड़ का किला जीता। रायचूर और श्रीरंगपट्टन से हफ्ता वसूल किया गया। फिर सन 1754 में बेदनूर में वर्चस्व स्थापित किया गया। 1755 में सावनूर के नवाब को हराकर उनसे मुल्क हासिल किया और मराठी साम्राज्य की सीमा तुंगभद्रा तक फैला दी। उसी काल में नाना साहेब और गोपिका बाई को पुत्र प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया नारायण राव। 1756 में अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण करने की खबरें आ रही थी, इसीलिए नाना साहेब ने एक विशाल फौज के साथ राघोबा दादा को उत्तर भेजा। सन 1758 में दादा साहेब ने कुंजपुरा थाना जीता, जिसके उपरांत उन्होंने लाहौर और अटक ये थाने जीतकर स्वराज्य का विस्तार अटक पार तक फैला दिया। दक्षिण में सन 1757 से सन 1758 में और सन 1760 में जनवरी से मार्च में उदगिर में निजाम विरुद्ध मराठाओं के 3 युद्ध हुए। 3 जनवरी सन 1760 में उदगिर में हुए इस युद्ध में सदाशिवराव भाऊ, रघुनाथ राव, शमशेर बहादुर और विश्वास राव ने भाग लिया। ये मुहिम स्वराज्य ने जीती। इस मुहिम में निजाम का 85 लाख का मुल्क शिवनेरी, नलदुर्ग, अहमदनगर, दौलताबाद, असीरगढ़ ये सब किले पेशवाओं ने स्वराज्य में शामिल किए। निजाम के हैदराबाद और बीजापुर का 1/4 कर वसूल करने के बाद मराठी सेना पुणे वापस आ गई, परंतु पुणे वापस आते वक्त ही उधर उत्तर में अब्दाली ने फिर से धमाचौकड़ी मचाना शुरू कर दिया। इस खबर के मिलते ही नाना साहेब ने 16 मार्च सन 1760 को सदाशिवराव को एक विशाल सेना के साथ उत्तर भेज दिया। उनके साथ थे बाजीराव पुत्र शमशेर बहादुर, अंताजी मांडकेश्वर, दमाजी गायकवाड़, नाना फडणीस और विश्वासराव। जुलाई सन 1760 में सदाशिवराव भाऊ आगरा पहुंचे। उत्तर में उनसे मराठी सरदार और फौज जुड़ गए। 2 अगस्त सन 1760 को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसके बाद पूरे 2 महीने तक चलने वाली छोटी मोटी मुठभेड़ों के बाद 14 जनवरी सन 1761 को अब्दाली और भाऊ साहेब की सेनाओं में एक महायुद्ध हुआ। मराठी सेना जीत के एकदम करीब आकर रह गई। विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ, इब्राहिम खान गर्दी और जनकोजी शिंदे, इन वीरों को स्वराज्य ने गवा दिया।
दक्षिण में नाना साहेब 40,000 की फौज के साथ उत्तर की तरफ चल पड़े थे। उन्होंने भाऊ को अब्दाली को रोक कर रखे ऐसा पत्र भी लिखा था, परंतु जनवरी के आखिर तक उन्हें युद्ध खत्म होने की खबर नहीं मिली थी। उत्तर की तरफ जाते वक्त ग्वालियर के पास उन्हें पानीपत की खबर मिली, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। नाना साहेब ये खबर सुनते से ही टूट पड़े। उन्होंने वापस पुणे की तरफ प्रस्थान किया। एक हफ्ते के भीतर नाना साहेब की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगी। अपने भाई और पुत्र को गंवाने से वे टूट गए थे। उन्हें हवा पानी बदलने के उद्देश्य से पुणे के पर्वती के वाड़े पर लाया गया। उनकी प्रकृति सुधर नहीं रही थी। 23 जून सन 1761 को रघुनाथ राव की गोदी पर सर रखकर उन्होंने आखिरी सांस ली। पुणे का एक महान राजनीतिक और सच्चा पेशवा चला गया। दूसरे दिन लकड़ी पुल के पास माधवराव ने उनका दाह संस्कार किया। नाना साहेब का जाना स्वराज्य के लिए एक बड़ा नुकसान था। नाना साहेब की युद्ध नीति बाजीराव से एकदम अलग थी। बाजीराव एक अद्भुत तलवारबाज थे, पर नाना साहेब की तरह वह लेखन और हिसाब किताब में परिपूर्ण नहीं थे। नाना साहेब एक उत्तम कलम बहादुर थे। भले ही नाना साहेब स्वयं मुहिम पर जाते थे, पर वह लड़ाई में भाग न लेकर एक राजनीतिक के तौर पर कार्य संभालते थे। संधि स्थापित करना और हिसाब किताब करना, ये कार्य वह स्वयं करते थे। वह जहां भी रहते वहीं से हर जगह का हिसाब देखते थे। श्रीरंगपट्टन में रहकर दिल्ली का कार्यभार देखते थे और बुंदेलखंड में रहकर कर्नाटक का। वह एक उत्तम लेखक थे। हजारों कागज लिखकर उन्होंने सब पे अपनी छाप छोड़ी। नाना साहेब का हस्ताक्षर बहुत ही सुंदर था। वह एक उत्तम संस्कृतज्ञ थे। उनके रचे हुए संस्कृत काव्य आज भी उपलब्ध है। उनका स्वभाव चतुर, पद्धतिबद्ध, संयमशील और मुलायम, पर जरूरत पड़ने पर कठोर था। उनकी बुद्धिमत्ता के पीछे उनके चाचा चिमाजी अप्पा के परिपूर्ण मार्गदर्शन का बड़ा हाथ था। नाना साहेब इंसान की मानसिकता को भांपकर अपने साथियों से अपना काम करवाते थे। अलग अलग प्रवृत्तियों के लोगों को अलग अलग तरीकों से नाना सीधा करते थे। उनका स्वभाव हरफनमौला था। इन्हीं गुणों की वजह से राज्य का विकास हुआ। इसके साथ ही उन्होंने शनिवार वाड़े की मरम्मत का काम करवाया। वाड़े की चारों तरफ तटबंदी का निर्माण किया। शनिवार वाड़े में पीने के पानी की समस्या को सुलझाने के लिए कात्रज के तालाब का पानी पत्थर की सुरंग के जरिए वाड़े में लाने की व्यवस्था की। इसी प्रकार से उन्होंने पुणे में पेठे भी बसवाई। पर्वती पर देव देवेश्वर का मंदिर, पर्वती का तल और राज्य में अनेक मंदिरों का निर्माण किया। नाना साहेब के काल में मराठी साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ। तो ऐसे एक श्रेष्ठ पेशवा को हमारा कोटि कोटि प्रणाम।